चलिए बाबा नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन चालू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई। आ जाइए बाबा प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में। सर लिंकिंग दीजिए बाबा, लिंकिंग ले लीजिए। वंस गुड्स और सर्विसेज आर बीइंग सप्लाइड, सप्लाई या तो इंटरस्टेट हो सकता है या इंट्रास्टेट हो सकता है। जब आप डिटरमाइन करते हो इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है, तो आप देखते हो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड आप देखते हो प्लेस ऑफ सप्लाई। जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होता है क्योंकि डेस्टिनेशन होता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट नहीं होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई वो प्लेस होता है जो डेस्टिनेशन माना जाता है, जहां टैक्स जाएगा। और आपको ध्यान रखना है प्लेस ऑफ सप्लाई डिटर्मिनेशन के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 13 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट फॉर्मुलेट किया है। सेक्शन नंबर 10 एंड 11 डील करता है प्लेस ऑफ सप्लाई विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स। सेक्शन नंबर 12 एंड 13 डील करता है प्लेस ऑफ सप्लाई विथ रेस्पेक्ट टू सर्विसेज। चलिए शुरू करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई का डिस्कशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सर क्या ग्रेडेड चैप्टर है? ए ग्रेडेड चैप्टर है, 4 से 6 मार्क तो पूछेंगे पूछेंगे। चलिए शुरू करेंगे, आ जाइए। सेक्शन नंबर 10 प्लेस ऑफ सप्लाई विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स। सेक्शन नंबर 11 प्लेस ऑफ सप्लाई विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स के बारे में बात करता है। 11 बात करता है जब भी आपने गुड्स इंपोर्ट किए हो या गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, या तो मैंने इंपोर्ट किया है या मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया है, तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर गुड्स इंपोर्ट किया है तो इंपोर्टर का लोकेशन को माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ इंपोर्टर होगा, याद रखिएगा, प्लेस ऑफ इंपोर्ट नहीं, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। ठीक है सर। सर अगर मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं तो जहां एक्सपोर्ट किए वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मामला नहीं है तो आ जाइएगा सेक्शन नंबर 10 में। सेक्शन नंबर 10 1 है, सेक्शन नंबर 10 1 ए बी सी डी एंड ई। सेक्शन नंबर 10 1 ए बोलता है अगर आपकी गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, इफ योर गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट, तो सर मूवमेंट चाहे सप्लायर कराए, चाहे रिसिपिएंट कराए, चाहे एनी अदर पर्सन, अगर आपके गुड्स मूव हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, जहां गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होगा वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, जहां मूवमेंट टर्मिनेट होगा वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद आता है बिल टू शिप टू। मैंने आपको बोला आप मुझे बिल दीजिए, शिप कर दीजिए गुड्स दूसरे पार्टी को, तो बिल टू शिप टू में आप सप्लायर, वो रिसिपिएंट, मैं हूं थर्ड पार्टी, आपने मेरे को बिल दिया है, मेरा लोकेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पार्टी। सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। आपने फैक्ट्री सेल किया, फैक्ट्री में एक लगी हुई थी मशीन, मैंने बोला ये मशीन भी मेरे को दे दीजिए, एज इट इज वेयर इट इज कंडीशन में आपने मेरे को मशीन दे दिया। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। आपने डिलीवरी कहां दिया बाबा? डिलीवरी मतलब जहां रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे को ट्रांसफर कर दिए वो बन गया प्लेस ऑफ सप्लाई। असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, आपने मेरे को बोला एक मशीन इंस्टॉल कर दीजिए मेरे फैक्ट्री में जो चेन्नई में है, चेन्नई बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और प्लेस ऑफ असेंबली। गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड, प्लेन में समझ लीजिए, गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड समझ लीजिए प्लेन में कुछ गुड्स बेचे गए आपको, आप जा रहे थे एरोप्लेन में, एयर होस्टेस से आपने खरीद दिया समझ लीजिए एक वॉच, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहां से वो गुड्स को एरोप्लेन में डाला गया था वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ना कि जहां हवा में बेचे गए थे। तो सर हवा में तो कोई प्लेस आपको दिखेगा नहीं, तो जहां से गुड्स को बोर्ड पे लिया गया था वो बना प्लेस ऑफ सप्लाई। मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला प्लेस ऑफ सप्लाई में सेक्शन नंबर 10 एंड सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 बात करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के केस में। इंपोर्ट अगर किए हैं गुड्स तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा प्लेस ऑफ इंपोर्टर, याद रखिएगा इंपोर्टर, ठीक है। एक्सपोर्ट का केस में प्लेस आउटसाइड इंडिया बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 10 में सेक्शन नंबर 10 1 ए बोलता है अगर आपका गुड्स में मूवमेंट है तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है। सेक्शन नंबर 10 1 बी बोलता है बिल टू शिप टू मॉडल में हमेशा याद रखिएगा जहां बिल दिया बेसिकली प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पार्टी बनता है प्लेस ऑफ सप्लाई। थर्ड वन सी केस आता है कि सर अगर मूवमेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा? जहां डिलीवरी दे दिया गुड्स का, जहां रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर उसके बाद आता है अगर इंस्टॉल या असेंबल करके कुछ गुड्स दिए हैं, जहां आपने इंस्टॉलेशन किया या जहां आपने गुड्स को असेंबल किए वो बन गया प्लेस ऑफ सप्लाई। सो सर प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड फिफ्थ वन बोलता है कि सर गुड्स ऑन बोर्ड अगर सप्लाई किए, मतलब समझ लीजिए प्लेन में कुछ गुड्स सप्लाई हुए हैं,
ट्रेन में कुछ गुड्स सेल हुए हैं, तो उन केसेस में उन गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां उन गुड्स को प्लेन या ट्रेन या बस में लिया गया था, ऑन बोर्ड किया गया था उन गुड्स को, प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए बाबा आ जाइए अब सेक्शन नंबर 12 में। सेक्शन नंबर 11 अप्लाई होता है कब? जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को छोड़ के इन्होंने सेक्शन नंबर 10 में बोला है। सेक्शन नंबर 10 में भी एक सेक्शन नंबर 10(2) है कि गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं किया जा सकता तो गवर्नमेंट मैनर प्रेस्क्राइब कर देगी। ये जस्ट पावर है गवर्नमेंट के पास। तो मैंने आपको क्या बोला, प्लेस ऑफ सप्लाई में मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 10 एंड सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 10 बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स, ये भी बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स ही, लेकिन ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बात करता है। अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन्वॉल्व नहीं है उस केस में सेक्शन नंबर 10 इन्वॉल्व होगा। ठीक है सर। अब प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 13 भी है। सेक्शन नंबर 12 एंड 13 कब एप्लीकेबल होगा? सुनिए, प्लेस ऑफ सप्लाई आप सेक्शन नंबर 12 लगा के डिटरमाइन तब करोगे जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड दोनों इंडिया में है, तब सेक्शन नंबर 12 लगेगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एनी वन इज आउटसाइड इंडिया, कोई भी एक जन अगर इंडिया के बाहर है तो आपको सेक्शन नंबर 13 लगाना है। चलिए शुरू करेंगे सेक्शन नंबर 12 से। सेक्शन नंबर 12(1) से लेके सेक्शन नंबर 12(14) तक यहां पे दिए हुए हैं। सेक्शन नंबर 12(1) यही बोलता है कि सर अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों इंडिया में है तो ही सेक्शन नंबर 12 लगेगा। सेक्शन नंबर 12 कब लगेगा? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है। सेक्शन नंबर 12(2) जनरल रूल की बात करता है। जनरली जनरल रूल तब एप्लीकेबल होगा जब आप सेक्शन नंबर 12(3) से लेके 12(14) में फॉल नहीं हो रहे हैं। अगर आप सेक्शन नंबर 12(3) से लेके 12(14) में फॉल हो रहे हैं तो आपको वही रूल लगाना है। अगर आप जनरल रूल, अगर आप इन स्पेसिफिक रूल में फॉल नहीं हो रहे तो आप फॉल हो जाओगे जनरल रूल में। जनरल रूल बोलता है रेसिडुअल रूल बेसिकली कि अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो तो मैंने अगर आपको सप्लाई किया, आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो, अगर आप अनरजिस्टर्ड हो, मेरे पास आपके एड्रेस है तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर अगर समझ लीजिए एड्रेस भी नहीं है मेरे पास आपका, मैं हूं यहां, आप भी यहां, मान लूंगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा लोकेशन, लोकेशन ऑफ सप्लायर बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको सेक्शन नंबर 12 पढ़ाया। सेक्शन नंबर 12(1) बोलता है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों अगर इंडिया में है तो सेक्शन नंबर 12 एप्लीकेबल होगा। 12(2) क्या बोला? जनरल रूल। जनरल रूल क्या बोलता है? अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैंने सप्लाई किया है तो सर एड्रेस अगर है तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। अगर मेरे पास उसका एड्रेस भी नहीं है तो मैं हूं यहां, आप हो यहां, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा लोकेशन, बेसिकली लोकेशन ऑफ सप्लायर बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद स्पेसिफिक रूल आता है सेक्शन नंबर 12(3) से लेके सेक्शन नंबर 12(14) तक। चलिए पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 12(3). सेक्शन नंबर 12(3) बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर सर्विस दिया है, मैं हूं सप्लायर, मैंने अगर कोई भी सर्विस दिया है विच इज इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी और लॉजिंग सर्विसेज, अकोमोडेशन सर्विस दिया है या फंक्शन एट इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई भी एंसिलरी सर्विस विथ रेस्पेक्ट टू ऑल दिस है। फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको लॉजिंग का सर्विस दिया, अलॉन्ग विथ लॉजिंग मैंने अगर आपको और कोई सर्विस भी दिया तो वो भी इसमें ही आ जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं कि लोकेशन और द इंटेंडेड लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, बोट और वेसल बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस में सेक्शन नंबर 12(3) बोलता है कि सर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस में लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ही होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन यहां फिर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, मैं भी यहां हूं, शाहरुख खान भी यहां है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जिसके लिए मैंने सर्विस दिया वो है लंदन में, तो उस केस में बोला गया है क्योंकि आप दोनों यहां हैं, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, प्रॉपर्टी का लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे। यहां बोला है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर मल्टीपल स्टेट में है, मैंने एक बिल्डिंग बनाया, वो बिल्डिंग आधी कर्नाटका आधी समझ लीजिए तमिलनाडु में है, तो ये बोल रहे हैं अपोर्शन कर दीजिए। सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीटेड एज मेड इन ईच ऑफ द स्टेट, दोनों स्टेट में दिए हैं। मैंने बोला मैंने एक कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज किया, उसको अपोर्शन कैसे करूं? तो इन्होंने बोला कि सर
आप मान लीजिए सप्लाई ऑफ सर्विस इन ईच स्टेट और यूटी इन द प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस कलेक्टेड सेपरेटली। समझ लीजिए मैंने एक प्रॉपर साइट डेवलपमेंट सर्विसेज दिया विच इज विथ रेस्पेक्ट टू ए लैंड, लैंड कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों में है, तो मैंने माना जाएगा कि मैंने सर्विस दोनों स्टेट में दिए हैं। अब अगर मैंने अलग अलग अमाउंट कलेक्ट किया तो अलग अलग अमाउंट का अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि इस अमाउंट रिलेटेड प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु, इस अमाउंट रिलेटेड प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका। लेकिन फिर ये बोल रहे हैं या फिर आप अगर कंसोलिडेटेड अमाउंट कलेक्ट कर रहे हो तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए, या फिर लगाइए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बोलता है इन द प्रोपोर्शन ऑफ नाइट। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं हूं आईटीसी होटल, मैंने आपसे 30,000 रुपए कलेक्ट किए और 30,000 में एक दिन आप रह रहे हो दिल्ली में, 2 दिन आपको मैं ठहरा रहा हूं आगरा में, तो सर 1:2 का रेशियो में जो अमाउंट मैंने आपसे कलेक्ट किया है वो वैल्यू अपोर्शन कर दिया जाएगा और उस वैल्यू रिलेटेड प्लेस ऑफ सप्लाई उस स्टेट में बनेगा। ठीक है सर। उसके बाद बोला है समझ लीजिए और एरिया, मैंने एक साइट डेवलपमेंट किया, 8,000 स्क्वायर फीट था समझ लीजिए दिल्ली में, सर 4,000 स्क्वायर फीट समझ लीजिए था राजस्थान में, तो इस केस में क्या बोला जा रहा है, आपको एरिया वाइज वैल्यू को अपोर्शन करना है। अकॉर्डिंगली 8,000 का प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, 4,000 का प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान। तो सर 4,000 अमाउंट पे जो जीएसटी होगा वो राजस्थान गवर्नमेंट को जाएगा। 8,000 रुपीज समझ लीजिए मैंने कलेक्ट किया दिल्ली रिलेटेड, तो उस अमाउंट पे जीएसटी जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट को, और ऑन द बेस ऑफ सर्विस डिक्लेरेशन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। तो यहां ये क्या बोल रहे हैं, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस दिया है, अगेन सेक्शन नंबर 12 आया, सेक्शन नंबर 12 में सेक्शन नंबर 12(1) था, सेक्शन नंबर 12 में पहला था सेक्शन नंबर 12(1) कि सर अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बोथ इंडिया में है तो ही प्लेस ऑफ सप्लाई क्या डिटरमाइन करेंगे, यूजिंग सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12(2) बोला जनरल रूल, जनरल रूल लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ले लेना, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ले लेना, अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो बेटा ले लेना लोकेशन ऑफ सप्लायर एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12(3) आया इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड, अगर सर्विस है लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, रिसिपिएंट एंड सप्लायर दोनों इंडिया में है, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। सर समझ लीजिए मैंने एक सप्लाई किया सर्विस का विथ रेस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी मल्टीपल स्टेट्स में है, तो अलग अलग वैल्यू कलेक्ट किया है तो अलग अलग वैल्यू रिलेटेड अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर मैंने कंसोलिडेटेड अमाउंट कलेक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट देख ले, अगर कॉन्ट्रैक्ट से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो रूल नंबर 4 लगा लीजिए। रूल नंबर 4 बोलता है कि सर आप जब अपोर्शन करोगे ऑन द बेस ऑफ नाइट अपोर्शन कर दीजिए, ऑन द बेस ऑफ एरिया अपोर्शन कर दीजिए, या सर्विस प्रोवाइडर ने जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसके बेसिस पे आप अपोर्शनमेंट कर दीजिए, एंड उस वैल्यू का अपोर्शनमेंट करोगे तो उस वैल्यू रिलेटेड प्लेस ऑफ सप्लाई वो दोनों स्टेट्स में फॉल हो जाएंगे। सेक्शन नंबर 12(4) बोलता है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, अगर आपने दिया है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, एक सेकेंड, आरसीबी फेल्ड पैथेटिकली, सर इसका फुल फॉर्म क्या है मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूं, आरसीबी फेल्ड पैथेटिकली, आर फॉर रेस्टोरेंट सर्विस, सी फॉर केटरिंग सर्विसेज, बी फॉर ब्यूटी ट्रीटमेंट, फूड एंड बेवरेजेस रिलेटेड सर्विसेज, पी फॉर प्लास्टिक सर्जरी, H फॉर हेल्थ सर्विसेज। सर आरसीबी फेल्ड पैथेटिकली, रुकिए मैं आपको लिखा देता हूं ताकि आप लिख भी सको इसका फुल फॉर्म। यस लिख लीजिए, आरसीबी फेल्ड पैथेटिकली, आपको याद रखना है आरसीबी फेल्ड पैथेटिकली। सेक्शन नंबर 12(4) में इन्हीं परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज का बात किया गया है। सर आर मतलब क्या हो गया, आर मतलब रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज, ठीक है सर। सी फॉर कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, बी फॉर ब्यूटी ट्रीटमेंट, ठीक है, एफ फॉर फिटनेस सर्विसेज, पी फॉर सर पर्सनल ग्रूमिंग, H फॉर हेल्थ सर्विसेज। याद रखिएगा सिर्फ इन्हीं सर्विसेज पे सेक्शन नंबर 12(4) एप्लीकेबल होगा, सिर्फ इन्हीं सर्विसेज पे सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल होगा। देखिए क्या बोला है, अगर ये सर्विसेज है
तो इन सर्विसेज का प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर एन एग्जांपल, आप आए दिल्ली में आपने खाना खाया, जहां खाना खाया वही बन गया प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर वहां, प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही। तो सर याद रखिएगा, इन सर्विसेज के लिए जहां ये परफॉर्मेंस किया गया, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। आप आए कर्नाटका में, आपको एक हेयर कट दिया गया कर्नाटका में, सप्लायर कर्नाटका का हेयर कट कर्नाटका में लिया गया, परफॉर्मेंस जहां किया गया वो बन गया प्लेस ऑफ सप्लाई, लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। चलिए, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस, मैंने अगर कोई को ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल का सर्विस दिया है, अगर आप हो रजिस्टर्ड पर्सन तो सर लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, आप हो अनरजिस्टर्ड पर्सन, जहां मैंने जाके वो ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल का सर्विस दिया वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। एडमिशन टू एन इवेंट और पार्क और एंसिलरी सर्विसेज, सर अगर समझ लीजिए एक पार्क है, यहाँ पे वाटर पार्क है, वाटर पार्क अपना टिकट बेच रहा है, अरिजीत सिंह का शो था कर्नाटका में, टिकट बेचा जा रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां वो पार्क या इवेंट हो रहा है वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट, अगर मैं किसी के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूं और एंसिलरी सर्विस मतलब इवेंट रिलेटेड अगर एंसिलरी सर्विस कुछ दे रहा हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूं, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूं जहां इवेंट हो रहा है। सर समझ लीजिए इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो इवेंट अगर आउटसाइड इंडिया हो रहा है आपको ध्यान रखना है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। रजिस्टर्ड पर्सन का केस में तो हमेशा याद रखिएगा, अगर मैंने एक रजिस्टर्ड पर्सन का इवेंट ऑर्गेनाइज करके दिया है तो सर लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन प्लेस ऑफ सप्लाई। अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा जहां इवेंट हो रहा है। सर इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है, बेटा इवेंट का प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में लिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को प्लेस ऑफ सप्लाई बोल दिया जाएगा। सर अगर समझ लीजिए मैंने किसी को इवेंट रिलेटेड सर्विसेज दिया और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और उसको मल्टीपल स्टेट्स में दिया है, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन को अगर दोगे तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन चैप्टर ही क्लोज हो गया। मैंने आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की सर्विस दी और आपका इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज किया मल्टीपल स्टेट्स में। अब मल्टीपल स्टेट्स में अगर ऑर्गेनाइज किया है तो ये बोल रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई तो हर स्टेट में होगा क्योंकि हर स्टेट में इवेंट हो रहा है, लेकिन आपने अगर एक कंसोलिडेटेड अमाउंट कलेक्ट कर लिया तो उसको अपोर्शन कैसे किया जाएगा, वैल्यू शैल बी इन द प्रोपोर्शन टू द वैल्यू कलेक्टेड सेपरेटली। समझ लीजिए मैंने आपका शादी ऑर्गेनाइज किया और शादी कलकत्ता में हो रहा है, एंगेजमेंट समझ लीजिए दिल्ली में हो रहा है, सर मुंबई में आपका रिसेप्शन हो रहा है, 3 दिन का 3 अलग अलग जगह के लिए मैंने आपसे कलेक्ट किया 3 लाख रुपए, तो वो क्या बोल रहे हैं, और आप या तो अलग अलग अमाउंट कलेक्ट कर लीजिए या अगर आपने एक कंसोलिडेटेड अमाउंट कलेक्ट किया रमेश तो वैल्यू को कैसे अपोर्शन करोगे, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई तो तीनों स्टेट में हो गया, तो इन दैट केस आप कॉन्ट्रैक्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट देख के वैल्यू को अपोर्शन कर लीजिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी नहीं कर पा रहे हो तो रूल नंबर 5 एप्लीकेबल होगा और रूल नंबर 5 बोलता है गैप, अप्लाई जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो बेसिकली ये बोलता है कि अगर समझ लीजिए मैंने 3 इवेंट किए 3 अलग अलग स्टेट में तो वैल्यू को 1:1:1 के रेशियो में अपोर्शन कर दूंगा। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 12(8) बोलता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कोरियर। अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विस दिया है, रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, जहां गुड्स पिकअप किए गए, हैंड ओवर, मैंने जहां गुड्स आपको दिए वो बन गया प्लेस ऑफ सप्लाई। ये बोल रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सर्विस दिया है, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सर्विस दिया, जहां से गुड्स पिकअप किए वो बना प्लेस ऑफ सप्लाई। सुन लीजिए फिर से एक बार, मैंने आपको सेक्शन नंबर 12 पढ़ाना स्टार्ट किया। सेक्शन नंबर 12(1) में मैंने बोला, सेक्शन नंबर 12(1) हमने पढ़ा सर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों अगर इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा एज पर सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12(2) बोला जनरल रूल। जनरल रूल क्या बोलता है, जनरल रूल सर यही बोलता है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया जा रहा है, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया जा रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है सर तो ले लो लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12(3) आया सर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर सर्विस है, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12(4), सेक्शन नंबर 12(4) किसके बारे में बात करता है, सेक्शन नंबर 12(4) बात करता है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज का केस में प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12(5) ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करता है, अगर आपने दिया है रजिस्टर्ड पर्सन को तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने सर्विस दिया है अनरजिस्टर्ड पर्सन को
तो सर जहां पे परफॉर्मेंस किया है वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12(6) आया इधर। सेक्शन नंबर 12(6) किसके बारे में बात करता है सर? इवेंट रिलेटेड सर्विसेज के बारे में बात करता है। सर अगर आपने एडमिशन टू इवेंट और सर पार्क वगैरह की सर्विसेज, बेसिकली आपने टिकट्स वगैरह बेच रहे हैं एडमिशन टू इवेंट और पार्क, तो सर प्लेस ऑफ द इवेंट और पार्क बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सेवेंथ वन, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट की बात करता है। अगर मैंने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो जहां इवेंट हो रहा है। उसके बाद आया सर 8, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस। अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज दी है इंक्लूडिंग मेल एंड कुरियर, रजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो जहां उन गुड्स का पिकअप हुआ वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। डन सर, आगे बढ़ते हैं। इधर एक पॉइंट है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में है, रिसिपिएंट भी इंडिया में है, लेकिन गुड्स अगर इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा आउटसाइड इंडिया, बेसिकली जो डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स है। फॉर एन एग्जांपल, मैं भी इंडिया, रिसिपिएंट भी इंडिया, सप्लायर मतलब इंडियन शिपिंग कंपनी है, उसने इंडियन रिसिपिएंट को सर्विस दिया, लेकिन गुड्स इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो सर ट्रांसपोर्टेशन आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई डेस्टिनेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की बात आ रही है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अगर आप दे रहे हो रजिस्टर्ड पर्सन को तो सर लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूं जहां उस बंदे ने फ्लाइट में जंप किया, सर अनरजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन। बाबा देखिए मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में सिर्फ ट्रक बनाया है, लेकिन यहां पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में चाहे रोड हो, रेल हो, वेसल ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी हो सकता है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन उसी तरह, चाहे रोड हो, रेल हो, प्लेन हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सर अगर मैंने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन जहां से वो कूदा वही बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ एम्बार्केशन फॉर ए कंटिन्यूअस जर्नी। राइट टू पैसेज अगर मैंने किसी को इशू किया है, सर ये राइट टू पैसेज क्या होता है? मेट्रो कार्ड जो आपके पास होता है वो एक राइट टू पैसेज होता है, आप कहीं से भी मेट्रो ट्रेन में घुस सकते हो। उस केस में बोला गया है अगर एक कंपनी है जो मेट्रो कार्ड इशू कर रही है, वो राइट टू पैसेज इशू कर रही है, उस केस में अगर जनरल रूल लगेगा, रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई, अनरजिस्टर्ड पर्सन, सर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है, मैं हूं यहां, आप भी हो यहां, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर। याद रखिएगा यहां पे मैं यहां से बॉम्बे जा रहा हूं, बॉम्बे से वापस बैंगलोर आ रहा हूं, ये दो जर्नी बन गई। रिटर्न जर्नी को हमेशा सेपरेट जर्नी मानते हुए सेपरेट प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। उसके बाद ऑन बोर्ड सर्विसेज, अगर फ्लाइट में आपने कोई सर्विसेज वगैरह ली है तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगा फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट। एक फ्लाइट जा रही थी बॉम्बे से बैंगलोर, बैंगलोर से असम, आपने फ्लाइट में इन द एयर कोई सर्विसेज ली है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट जो बॉम्बे था। ठीक है सर, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, अगर एक कंपनी है जो टेलीकॉम सर्विसेज दे रही है, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज दे रही है, तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई अगर रिलायंस दे रही है फिक्स लाइन के थ्रू या सर्किट या डिश के थ्रू, तो लोकेशन ऑफ द फिक्स लाइन सर्किट बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। पोस्टपेड मोबाइल अगर सर्विसेज दे रही है पोस्टपेड, तो सर लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? बिलिंग एड्रेस बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। प्रीपेड मोबाइल या इंटरनेट की सर्विसेज अगर दे रही है तो उस केसेस में थ्रू सेलिंग एजेंट अगर दे रही है तो एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। तो कंपनी ने सेलिंग एजेंट को बना बेचा, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सेलिंग एजेंट का एड्रेस, सेलिंग एजेंट ने आपको बेचा तो आपने जहां वो खरीदा सर्विस वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर, सेलिंग एजेंट ने समझ लीजिए आपको बेचा, तो सर जहां प्रीपेमेंट रिसीव हुआ या जहां वाउचर सेल हुआ वही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। प्रीपेड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है। एनी अदर केस, कोई भी और अदर केस टेलीकॉम सर्विसेज का अगर है तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो जहां मैं हूं सप्लायर जहां वही बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ लीजिए एक लीज लाइन इंस्टॉल किया गया था बैंगलोर टू बॉम्बे, बैंगलोर टू बॉम्बे के लिए मतलब कर्नाटका टू मुंबई एक लीज लाइन कनेक्शन इंस्टॉल किया गया था और उसके लिए बीएसएनएल ने सिर्फ 10,000 रुपए ले रही है महीना का। तो सर बीएसएनएल के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, बैंगलोर या बॉम्बे? तो सर उस केस में आपको याद रखना है वैल्यू अपोर्शन कर दिया जाएगा बिटवीन कर्नाटका एंड मुंबई 1:1 के रेशियो में, क्योंकि यहां से एक पॉइंट जाके मतलब लीज लाइन कनेक्शन है जो बैंगलोर से लेके बॉम्बे के बीच में है, दो ही कनेक्शन है, एक सर्किट यहां इंस्टॉल्ड है, एक सर्किट वहां इंस्टॉल्ड है, तो 1:1 के रेशियो में वैल्यू को अपोर्शन किया जाएगा। लीज सर्किट अगर इंस्टॉल ग्रेटर देन 1 स्टेट है तो इन द प्रोपोर्शन टू वैल्यू
इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एज पर रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 बोलता है इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग इन द स्टेट। फॉर एन एग्जांपल, असम से लीस्ट लाइन कनेक्शन दिया है कंपनी ने मेरे को, असम टू दिल्ली। असम से वो लीस्ट लाइन कनेक्शन जाता है होते हुए कोलकाता एंड देन दिल्ली। 3 पॉइंट्स है उसके। एक कंपनी मेरे से 30,000 रुपए ले रही है, तो उस कंपनी के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, असम, कोलकाता या दिल्ली। 1:1 के रेशियो, 1:1:1 के रेशियो में वो वैल्यू को अपोर्शन कर देगी। दैट्स ऑल। आगे आ जाइए। तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई तीनों स्टेट है और वैल्यू का अपोर्शनमेंट कैसे होगा, 1:1:1 के रेशियो में। फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज में ऑलवेज याद रखिएगा, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इंश्योरेंस की सर्विसेज अगर कोई कंपनी दे रही है तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। रजिस्टर्ड पर्सन का केस में, अनरजिस्टर्ड पर्सन का केस में वो कंपनी के पास एड्रेस रहेगा, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 14 बोलता है एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज अगर दिया जा रहा है टू किसको, सर अगर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दिया जा रहा है किसको, सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी व्हिच इज मेंट फॉर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज व्हिच इज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी व्हिच इज मेंट फॉर द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो इस केस में याद रखिएगा नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट सर्विस, जनरल रूल। एडवर्टाइजमेंट सर्विस अगर आप गवर्नमेंट को दे रहे हो या स्टैट्यूटरी बॉडी को दे रहे हो, समझ लीजिए गवर्नमेंट बोल रहा है रमेश गिव अप योर एलपीजी सब्सिडी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये आपको करना है इसका एडवर्टाइजमेंट। और मैं एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी हूं, मैं जो अमाउंट ले रही हूं गवर्नमेंट से, मैं जो अमाउंट ले रहा हूं गवर्नमेंट से, इधर बोल रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई। मेरे को गवर्नमेंट ने बोला रमेश आपको एडवर्टाइजमेंट करना है राजस्थान, दिल्ली एंड बिहार में, तो मैंने जो अमाउंट लिया है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई तो तीनों स्टेट में हो गया क्योंकि मैंने एडवर्टाइजमेंट किया तीनों स्टेट में। तो सर उस वैल्यू को अपोर्शन किस अमाउंट में करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई तो मान लिया तीनों स्टेट में, वैल्यू अपोर्शनमेंट इन एवरी स्टेट एंड वैल्यू अपोर्शनमेंट अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस प्रोवाइडेड इन रेस्पेक्टिव स्टेट और यूटी इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या तो कॉन्ट्रैक्ट देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट से नहीं जान पा रहे हो तो रूल नंबर 3 लाइए, लगाइए। रूल नंबर 3 बोलता है मैनर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू एट्रीब्यूटेबल टू डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी और इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो वैल्यू को कैसे अपोर्शन करना है। जो एडवर्टाइजमेंट, मैं एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी हूं, मैं गवर्नमेंट को एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रहा हूं, गवर्नमेंट मेरे को एक लमसम दे रही है। लमसम क्योंकि मैंने एडवर्टाइजमेंट 3 स्टेट में किया है, 3 स्टेट में हुए प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन वैल्यू का अपोर्शनमेंट मैंने तीनों स्टेट में कैसे करना है वो बोला गया है कि सर रमेश आप एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट को किस में दे रहे हो, मतलब गवर्नमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट है वो अगर आप न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन में कर रहे हो तो उस न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन को वो तीनों स्टेट में कितना कितना अमाउंट आप पे कर रहे हो, उस अमाउंट उस एक्सपेंस के रेशियो में, बेसिकली जो अमाउंट आपने दिया है हर स्टेट में उस रेशियो में आपको वैल्यू को अपोर्शनमेंट करना है। अमाउंट पेएबल, सर मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया गवर्नमेंट को प्रिंटेड मटेरियल पैम्पलेट टी शर्ट में, तो अमाउंट पेएबल के रेशियो में करना है अपोर्शनमेंट। होर्डिंग्स में दे रहा हूं अदर देन गवर्नमेंट, मतलब जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं गवर्नमेंट के लिए, तो सर जो अमाउंट पेएबल होता है उसके रेशियो में। अगर ट्रेन में कर रहा हूं तो रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रैक मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट पेएबल। यूटिलिटी बिल में कर रहा हूं तो अमाउंट पेएबल। रेलवे टिकट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट पेएबल। रेडियो स्टेशन में कर रहा हूं तो अमाउंट पेएबल में अमाउंट को वैल्यू को अपोर्शन करना है। टेलीविजन चैनल में अगर गवर्नमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं तो व्यूअरशिप फिगर देखने हैं, कितने व्यूअर्स किस स्टेट में है, उस बेसिस में मेरे को अपोर्शनमेंट करना है। सिनेमा हॉल में अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं तो जो अमाउंट पेएबल है, सर ओवर द इंटरनेट अगर कर रहा हूं इंटरनेट सब्सक्राइबर देखने हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू आपको मिल जाएगा। उसके बाद बोला है अगर आपने दिया है थ्रू एसएमएस, सर अगर मैंने एसएमएस के थ्रू सर्विसेज दिया है तो कितने टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं, ऑन दैट बेसिस आपको रेशियो अपोर्शन करना है। अब सुनिए, अब इन तीनों केसेस में समझ लीजिए आपको जो ये सब्सक्राइबर्स का डिटेल है या व्यूअरशिप का डिटेल है ये 2 स्टेट का दे दिया एक साथ, तो आप फर्दर उसका डिवीजन कैसे करोगे। इन्होंने बोला है व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर फिगर अगर आपको 2 स्टेट्स का दे दिया है तो अप्लाई कर दीजिए रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन एंड अकॉर्डिंगली आप उसका डिवीजन कर सकते हो। तो ये यहां पे बोला गया है, समझ लीजिए आपको व्यूअरशिप का डिटेल 2 स्टेट का दे दिया तो ये बोल रहा है ऑन द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन आप फर्दर डिवीजन कर सकते हो। ये याद रखिएगा, ये इसका एक क्वेश्चन भी है बुक में, कर लीजिएगा, मेरे को लगता है कि कहीं पूछ ले एग्जाम में।
चलिए आ जाइए नेक्स्ट में, सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 जाने से पहले याद रखिए सेक्शन नंबर 12 हमने पढ़ा। सेक्शन नंबर 12 1 बोला लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, दोनों अगर इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 12 निकालना है। सेक्शन नंबर 12 2 बोला जनरल रूल। जनरल रूल क्या होता है सर? लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है लोकेशन ऑफ सप्लायर। उसके बाद आया सेक्शन नंबर 12 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12 4 सर अगर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस वही आरसीबी फेल्ड पैथेटिकली, आरसीबी फेल्ड पैथेटिकली, ये जो है ये सर्विसेज के बारे में बात किया है सर। प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12 5 बोलता है अगर एडमिशन टू इवेंट और पार्क रिलेटेड सर्विस है, प्लेस ऑफ द इवेंट और पार्क, जहां प्लेस ऑफ इवेंट है या पार्क है वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12 6 बात कर रहा है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट के बारे में, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो प्लेस ऑफ इवेंट को मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद सर सेक्शन नंबर 12 7 बात कर रहा था किसके बारे में नहीं, एडमिशन टू इवेंट हो गया, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट हमने कौन सा मिस कर दिया इधर, एडमिशन हो गया, हाँ ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल हमने मिस कर दिया। 1 मिनट एवरीवन, तो ये है 6, ये है 7, हमने 5th वन मिस कर दिया। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल के केस में मैं प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जहां आपने ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया है। 6th आ गया, 7th आ गया, 8th आया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का केस में। सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो जहां गुड्स हैंडेड ओवर है, सर जहां आपने गुड्स दे दिए वही बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद आया 9th पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन का केस में जहां एम्बार्क किया, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद आया सेक्शन नंबर 12 10। सर सेक्शन नंबर 12 10 बना किसके बारे में बोलता है? सर्विसेज ऑन बोर्ड, अगर आपने कोई सर्विसेज ऑन बोर्ड दिया है, आप हो एयरलाइन कंपनी और आपने समझ लीजिए कोई सर्विसेज दे दी ऑन बोर्ड, तो उस केस में बनेगा फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। उसके बाद आया सेक्शन नंबर 7 8 9 10 11 11 बना टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज का केस में सर अगर फिक्स लाइन के थ्रू सर्विस दे रहे हो, जहां फिक्स लाइन लगा हुआ है या सर्किट लगा हुआ है, सर समझ लीजिए आपने दिया तो फिक्स लाइन के अगर थ्रू दिया तो जहां फिक्स लाइन सर्किट वगैरह लगा हुआ है। पोस्टपेड सर्विस दिया तो बिलिंग एड्रेस देख लीजिए। प्रीपेड सर्विसेज दिया तो सर प्रीपेड सर्विसेज का केस में जहां वो सेलिंग एजेंट है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अगर फाइनल सब्सक्राइबर को बेचा, जहां वो फाइनल सब्सक्राइबर को बेचता है वो बन जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 12 11 बन गया 12 12। सर सेक्शन नंबर 12 12 किसके बारे में बात करता है? फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज के बारे में, फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज के बारे में ये बोलता है अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, देख लीजिए यहां पे, अगर ये एड्रेस ऑन रिकॉर्ड लेगा, रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात ही नहीं करता है। एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अगर वो नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। उसके बाद 13 बात करता है इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में, रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अदरवाइज एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ले लेना। 14 बात करता है एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू दी गवर्नमेंट। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है, याद रखिएगा। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू द गवर्नमेंट अगर दे रहे हो तो आपको किस वैल्यू में अपोर्शनमेंट करना है, रोल नंबर 3 लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाइए सेक्शन नंबर 13 में। सेक्शन नंबर 13 किसके बारे में बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 13 बात करता है सर्विसेज के बारे में। प्लेस ऑफ सप्लाई जब हम डिटरमाइन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सर्विसेज, सेक्शन नंबर 13 1 लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एनी वन इज आउटसाइड इंडिया, तो सर सेक्शन नंबर 13 लगेगा। सेक्शन नंबर 13 कब लगेगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एनी वन इज आउटसाइड इंडिया, तो हम सेक्शन नंबर 13 लगाएंगे। क्विकली एक हेड्सअप दीजिए, क्या यहां तक सबको पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, जल्दी 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 बताइए। यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 13 1 हो गया। अब देखिए सेक्शन नंबर 13 2 जो है वो जनरल रूल के बारे में बात करता है।
उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 13(3) से लेके 13(13) तक, वो स्पेसिफिक रूल के बारे में बात करता है। स्पेसिफिक रूल विथ रेस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ सप्लाई। जनरल रूल सेक्शन नंबर 13(2), सेक्शन नंबर 13(1), लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, एनीवन इज आउटसाइड इंडिया, तो सर लगेगा सेक्शन नंबर 13। व्हेन यू आर लर्निंग सेक्शन नंबर 13, जब आप सेक्शन नंबर 13 पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सुनिए। जब भी सेक्शन नंबर 13 एप्लीकेबल होगा, सेक्शन नंबर 13 कब एप्लीकेबल होगा? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एनी वन इज आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई भी एक इंडिया के बाहर है। जब भी सप्लायर या रिसिपिएंट इंडिया के बाहर होता है ना, तो ज्यादातर केस में आप देखोगे या तो इंपोर्ट का मामला होगा या एक्सपोर्ट का मामला होगा। तो सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस क्या होता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज इन इंडिया, और आपने प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेक्शन नंबर 13 लगाते हुए इंडिया में ले आए तो सर तब वो बनेगा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस और इंडियन एंटिटी रिवर्स चार्ज में जीएसटी देगी। अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन का बात करो, सप्लायर इज इन इंडिया, रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, तो सेक्शन नंबर 13 लगाते हुए अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया आ गया, सप्लाई इज इन इंडिया, रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, आपने रिसीव किए फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी, तो आपकी सर्विस बन जाएगी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, और उस केस में आपको एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डिटरमाइन करने के लिए सर सेक्शन नंबर 13 बहुत जरूरी है। सेक्शन नंबर 13(1) बात करता है लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, तो सर सेक्शन नंबर 13 इज एप्लीकेबल। सेक्शन नंबर 13(2) बात करता है जनरल रूल, जनरली हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस होगा। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस नहीं है, सॉरी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस नहीं है, मैं सप्लायर, मैं हूं यहां, प्लेस ऑफ सप्लाई भी यही बन जाएगा। सर सेक्शन नंबर 13(3) बात करता है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज के बारे में। आ जाइए, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज सप्लाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स। मैंने अगर कोई परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस दिया, समझ लीजिए मैंने कोई टेस्टिंग वगैरह का सर्विसेज दे दिया, तो सर अगर गुड्स मेरे को फिजिकली अवेलेबल कराए गए थे, समझ लीजिए गुड्स आए इंडिया में और मैंने इंडिया में टेस्टिंग वगैरह का सर्विस किया, तो प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, मैं गया इंडिया के बाहर और मैंने एक मशीन का इंस्टॉलेशन कर दिया। सर कहां था मशीन? मशीन था लंदन में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई लंदन बन जाएगा। सप्लायर इंडिया का, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर बन गया। अगर आपने फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी लिया है तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, सेक्शन नंबर 13 पढ़ते हुए ज्यादातर केसेस इंपोर्ट ऑफ सर्विस या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के आएंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी जीएसटी देगी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का मामला है तो सर जीरो रेटेड सप्लाई का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, सर अगर मैंने सप्लाई किया सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स, और गुड्स कहां थे? बाहर थे, इंडिया के बाहर थे समझ लीजिए, और उन गुड्स पे मैंने रिमोटली सर्विसेज दिया है, रिमोटली बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, तो लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सर अगर गुड्स आर इंपोर्टेड टेम्परली फॉर रिपेयर, ट्रीटमेंट, प्रोसेस एंड री एक्सपोर्टेड, समझ लीजिए इंडिया के बाहर से गुड्स आए इंडिया में, टेम्परली आए, किस लिए आए? रिपेयर के लिए आए, कोई ट्रीटमेंट के लिए आए, या कोई प्रोसेस के लिए आए, और उसको री एक्सपोर्ट कर दिया गया, तो उस केस में सेक्शन नंबर 13(2) बोलता है जनरल रूल लगेगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। उसके बाद बोल रहा है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस आपने अगर किया है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल विच रिक्वायर्स हिज फिजिकल प्रेजेंस, तो उस केस में हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस बनेगा। फॉर एन एग्जांपल, मैं करता हूं हेयर कट, एक बंदे का जो है दुबई में, तो सर मैं जो दुबई गया समझ लीजिए और हेयर कट किया, उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर मैं इंडिया को हूं, रिसिपिएंट इंडिया के बाहर है, प्लेस ऑफ सप्लाई जहां मैंने हेयर कट किया, और सर अगर मैंने फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी ले आया तो मेरा सर्विस बन गया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है सर, आपने पढ़ाया सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13(1) बोला लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कोई भी इंडिया के बाहर अगर है तो सर उसमें लगेगा सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13(2) बोलता है जनरल रूल लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है। अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सेक्शन नंबर 13(3) परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज अगर है, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस या तो परफॉर्मेंस इंडिविजुअल पर कर रहे हो या गुड्स पे अगर कर रहे हो, तो सर
अगर गुड्स फिजिकली अवेलेबल कराए गए थे तो जहां फिजिकली अवेलेबल कराए गए थे गुड्स वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर रिमोटली किया है तो जहां गुड्स थे जब आपने सर्विस दिया तो वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर गुड्स इंडिया आए हैं रिपेयर्स के लिए, आपने रिपेयर करके गुड्स को इंडिया के बाहर वापस भेज दिया तो सर इस केस में जनरल रूल एप्लीकेबल होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। ठीक है सर। अगर इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विस दिया है तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। यहां में एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, टेम्परेली इंपोर्टेड फॉर रिपेयर और ट्रीटमेंट और प्रोसेस एंड री एक्सपोर्टेड। फॉर एन एग्जाम्पल, एक सर्कुलर है, इंडिया के बाहर से डायमंड्स आए, डायमंड का कटिंग वगैरह किया, डायमंड्स का कटिंग वगैरह करके अच्छा डायमंड मतलब कटिंग ट्रीटमेंट वगैरह करके वो डायमंड को री एक्सपोर्ट कर दिया तो उस केस में कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? याद रखिएगा इस केस में बोला गया कि जनरल रूल एप्लीकेबल होगा। जनरल रूल एप्लीकेबल होते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बनेगा। सप्लायर इंडिया का, इंडिया में डायमंड आया, डायमंड का पॉलिशिंग वगैरह किया, कटिंग वगैरह किया और इंडिया के बाहर भेज दिया। लोकेशन ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट माना जाएगा विच इज आउटसाइड इंडिया। अगर आपने फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी ले आया तो आपका सर्विस बनेगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। ये था सर्कुलर विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड्स। ठीक है सर। उसके बाद सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज बाय एक्सपर्ट और रियल एस्टेट एजेंट, अकोमोडेशन सर्विस या ग्रांटिंग ऑफ राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमेशा लोकेशन और इंटेंडेड लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सर अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट या एडमिशन टू इवेंट का सर्विसेज का टिकट वगैरह बेचा तो सर इवेंट का टिकट वगैरह बेचा है, एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एन इवेंट और एंसिलरी सर्विसेज तो प्लेस ऑफ द इवेंट, प्लेस वेयर द इवेंट इज हेल्ड वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सुन लीजिए, मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13(1) बोला प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 13 से डिटरमाइन किया जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट व्हेन एनी वन इज आउटसाइड इंडिया। सेक्शन नंबर 13(2) जनरल रूल, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर वो नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। सेक्शन नंबर 13(3) बोला परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, गुड्स रिलेटेड बोला एंड इंडिविजुअल रिलेटेड बोला। सेक्शन नंबर 13(4) बोला सर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर सर्विसेज है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा जहां ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सेक्शन नंबर 13(5) किसके बारे में बोला सर, एडमिशन टू एन इवेंट। सेक्शन नंबर 13(5) बोला एडमिशन टू एन इवेंट और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एन इवेंट का केस में प्लेस ऑफ इवेंट बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। अब सेक्शन नंबर 13(6) बोलता है अगर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस या इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस या एडमिशन टू एन इवेंट उसका सर्विसेज आपने दिया और वो उसका आपने देखा मल्टीपल लोकेशन में आपने प्लेस ऑफ सप्लाई दिया, सर्विस दिया है। फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया फॉर ए पर्सन माइट बी एकॉन है यूएस से, उसके लिए मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया लंदन में, इंडिया में और दुबई में। इस केस में सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? अगर आपने कंसोलिडेटेड अमाउंट ले लिया बेटा, अगर कंसोलिडेटेड अमाउंट ले लिया प्लेस ऑफ सप्लाई बन गया इंडिया। देखिए याद रखिए सर्विसेज जो 3, 4 और 5 की है, अगर आपने सप्लाइड एट मल्टीपल लोकेशन इंक्लूडिंग वन इन द टैक्सेबल टेरिटरी, इंडिया में एक लोकेशन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया बन जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 13(7). सेक्शन नंबर 13(7) बोलता है सर्विसेज जो 3 में है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, 4 में है सर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस या 5 में है इवेंट रिलेटेड सर्विसेज, अगर आपने मल्टीपल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी मतलब इंडिया में ही दिया है लेकिन मल्टीपल स्टेट्स में दे दिया तो फॉर एन एग्जांपल इंडिया के बाहर से एक मशीन आया जिसका टेस्टिंग में इंडिया में करने वाला हूं। अब मैंने क्या किया, उसका टेस्टिंग किया यूपी में। एक मशीन आया, उस मशीन का मैंने क्या किया, टेस्टिंग किया यूपी में और उसका टेस्टिंग किया मैंने असम में। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? मैंने एक कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज कर लिया 10,000 रुपए और उसका टेस्टिंग हुआ है यूपी में भी और असम में भी। याद रखिएगा इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी और असम दोनों बन जाएगा, मतलब जो वैल्यू है उसको अपोर्शन किया जाएगा इन द रेशियो ऑफ 1:1। देखिए यहां पे क्या बोला है कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई इन ईच स्टेट और यूटी एंड वैल्यू शैल बी इन द प्रोपोर्शन टू द वैल्यू कलेक्टेड सेपरेटली। सेपरेट अमाउंट कलेक्ट किया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट देखना, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर डिटरमाइन कर पाओ वेरी गुड, नहीं किया तो रूल लगा देना, रूल नंबर 7
रूल नंबर 7 बोलता है कि सर्विसेज सप्लाइड इन रेस्पेक्ट टू द सेम गुड्स, एक मशीन आया, उस मशीन का टेस्टिंग आपने यूपी और असम दोनों में किया है, तो 1:1 की रेशियो में वैल्यू को अपोर्शन कर देना, जितना वैल्यू अपोर्शन हुआ उतने का उस स्टेट में वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सर समझ लीजिए इंडिया के बाहर से आया दो मशीन, एक कंपनी था या एक बंदा था जिसने मेरे को दो मशीन भेजा, ठीक है, ये दो मशीन का समझ लीजिए एक मशीन का यूपी में हुआ सर्विस और एक मशीन का हुआ असम में सर्विस, ठीक है सर। अब सर्विस नहीं, टेस्टिंग, तो सर अब इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, यूपी भी बनेगा एंड असम भी बनेगा, लेकिन मैंने क्या किया, दोनों मशीन के लिए एक ही कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज कर लिया, तो उस अमाउंट का अपोर्शनमेंट कैसे किया जाएगा, तो इन्होंने बोला जो यूपी में मशीन का टेस्टिंग हुआ उस मशीन का इनवॉइस वैल्यू देखना, असम में जो मशीन का टेस्टिंग हुआ उसका इनवॉइस वैल्यू देखना, इनवॉइस वैल्यू के बेसिस पे अपोर्शनमेंट कर देना वैल्यू का, यही बोला है इन्होंने सर्विसेज सप्लाइड ऑन डिफरेंट गुड्स, तो रेशियो ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स, आपको इनवॉइस वैल्यू लेते हुए वैल्यू को अपोर्शन करना है एंड अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू दैट वैल्यू उस स्टेट में होगा, ठीक है सर। अगर सर समझ लीजिए इंडिया के बाहर से एक बंदा आया, ठीक है, और उस पे मैंने परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज किए हैं, मतलब सर समझ लीजिए इंडिया के बाहर से कोई एक सेलिब्रिटी आया इंडिया में, ठीक है, और वो शूटिंग कर रहा था गोवा में और वो शूटिंग कर रहा था मुंबई में, अब मैंने उसको सर्विसेज दे दी दो दो स्टेट्स में, मैंने उसका मेकअप यहां पे भी किया यहां भी किया, तो सर उसमें वैल्यू अपोर्शन कैसे करेंगे, समझ लीजिए मैंने चार्ज किया 1 लाख रुपए, 2 दिन यहां पे सर्विस दी, 3 दिन यहां पे सर्विस दी, तो बाबा कैसे अपोर्शन करोगे, 2:3 के रेशियो में अपोर्शन कर देना, 1 लाख रुपीज का 40,000 रुपए का वैल्यू गोवा रिलेटेड हो गया, 60,000 रुपीज का वैल्यू मुंबई रिलेटेड हो गया, इसका जीएसटी आप गोवा को जाएगा, इसका जीएसटी जाएगा मुंबई को, डन सर, पॉइंट क्लियर है। यही बोला है सर्विसेज सप्लाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल अप्लाई गैप। उसके बाद बोला सर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस दिया है दो दो स्टेट में, तो सर इस केस में याद रखिएगा अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, समझ लीजिए एकॉन इंडिया के बाहर से उसका प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड है और इंडिया में एक यूपी में है और एक महाराष्ट्र में है, और आपने दोनों सर्विसेज दोनों प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज दिए हैं और आपको एक कंसोलिडेटेड अमाउंट मिला है, तो सर कैसे अपोर्शन करूं, इन्होंने बोला कि सर आप रूल नंबर 4 लगा दीजिएगा। रूल नंबर 4 मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, ऑन द बेस ऑफ नाइट और ऑन द बेस ऑफ एरिया और on the base of service declaration which is given on the base of declaration which is given by the service provider। उसके बाद आगे आ जाइएगा, उसके बाद बोल रहा है रूल नंबर 9 फॉर 13.5, मतलब सर अगर एडमिशन टू इवेंट और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट रिलेटेड सर्विसेज है और आपने मल्टीपल स्टेट्स में दिया है तो क्या करोगे, यहां देखिए रूल नंबर 5 बोलता था गैप रेट लगाइएगा। फॉर एन एग्जांपल रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया से है, मैं सप्लायर इंडिया में हूं, उसको मैंने एडमिशन टू ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एन इवेंट का सर्विस दिया इन 3 स्टेट्स इन इंडिया, तो 3 स्टेट्स में अगर दिया है, कितने दिन का इवेंट है, एक दिन का इवेंट है तीनों स्टेट में, और मैंने एक कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज किया है, तो उसको अपोर्शन कर देंगे 1:1 का रेशियो में, वही बोला है अप्लाई गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट सर सर्विसेज बाय बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। बाबा ये करने से पहले सेक्शन नंबर 13 में हम कहां हैं, सेक्शन नंबर 13(1) बोला कि सर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एनीवन इज आउटसाइड इंडिया, तो सेक्शन नंबर 13 लगेगा। सेक्शन नंबर 13(2) बोला जनरल रूल, जनरल रूल बोल रहा है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, अगर वो नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस ले ले। सेक्शन नंबर 13(3) बोला परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, नहीं हाँ, चाहे ये गुड्स का केस हो चाहे इंडिविजुअल का केस हो, सेक्शन नंबर 13(3) बोला। सेक्शन नंबर 13(4), सेक्शन नंबर 13(4) बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर सर्विस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है। 13(5) बोला एडमिशन टू एन इवेंट और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट का अगर सर्विसेज है, प्लेस ऑफ द इवेंट बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, यस सर। उसके बाद बोला कि सर अगर 6th, अगर एक सर्विस आपने दिया है इन मल्टीपल, अगर इंडिया के बाहर कोई सर्विस दिया समझ लीजिए और उसका एक प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, यही बोल रहे हैं यहां पे कि सर अगर आपने मल्टीपल लोकेशन में दिया है और एक लोकेशन इंडिया में पड़ रहा है तो पूरे पूरे अमाउंट का प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में आ जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद आया 13(7) कि सर अगर मल्टीपल स्टेट्स में दे रहे हो तो वैल्यू कैसे अपोर्शन करना है। उसके बाद आया 13(8) कि सर्विसेज बाय बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी टू अकाउंट होल्डर अगर दे रहा है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, अगर इंटरमीडिएरी सर्विसेज है लाइक
सर कोई भी ब्रोकर वगैरह का सर्विसेज है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। अगर हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग यॉट बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल अप टू 1 मंथ, समझ लीजिए आपने कोई भी हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, समझ लीजिए एक यॉट था, यॉट मुकेश अंबानी ने रेंट पे ले लिया फ्रॉम ए लंदन बेस्ड कंपनी, लंदन बेस्ड कंपनी ने मुकेश अंबानी को ये यॉट रेंट पे दिया है। तो ये लोग क्या बोल रहा है, अगर ये अप टू 1 मंथ रेंट पे दिया जा रहा है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर ग्रेटर देन 1 मंथ है सर, या एयरक्राफ्ट का मामला है या शिप वगैरह का मामला है, तो याद रखना उस केस में सर जनरल रूल अप्लाई होगा, स्पेशल रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। सर समझ लीजिए एक बैंकिंग कंपनी है और वो अकाउंट होल्डर को नहीं दे रही है, अगर अकाउंट होल्डर को सर्विस नहीं दे रही है तो जनरल रूल अप्लाई होगा। याद रखिएगा बैंकिंग सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड टू अकाउंट होल्डर्स, इंटरमीडियरी ब्रोकर वगैरह के सर्विसेज, या हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग यॉट, यॉट इसको बोलते हैं बाबा, अप टू 1 मंथ अगर है तो सर उसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अदरवाइज हमेशा जनरल रूल अप्लाई होगा, जनरल रूल बोलता है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग मेल एंड कुरियर, मेल एंड कुरियर में जनरल रूल अप्लाई होगा। अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस का मामला है तो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। हमेशा याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का केस में डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में हमेशा जहां से पैसेंजर कूदा वो बना प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ एम्बार्केशन फॉर ए कंटिन्यूअस जर्नी मतलब वेयर ही जंप्स इन, दैट बिकम्स द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विसेज ऑन बोर्ड, सर अगर फ्लाइट वगैरह ट्रेन वगैरह में अगर कोई सर्विसेज दिया रहा है, सर्विसेज ऑन बोर्ड, तो सर फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट। OIDR सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सेक्शन नंबर 13 बोलता है गवर्नमेंट अगर चाहे और गवर्नमेंट को अगर लग रहा है कोई केस में हो रहा है डबल टैक्सेशन या मल्टीपल टैक्सेशन, तो गवर्नमेंट उस केस में डबल टैक्सेशन और मल्टीपल टैक्स, डबल टैक्सेशन या नॉन टैक्सेशन, सॉरी डबल टैक्सेशन या नॉन टैक्सेशन को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट प्लेस ऑफ सप्लाई बोल सकती है जहां उस सर्विस का प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज और एंजॉयमेंट ऑफ द सर्विस को बोला जा सकता है प्लेस ऑफ सप्लाई। और गवर्नमेंट ने इसके लिए सर्कुलर्स इशू किए हैं कि अगर सर R&D सर्विसेज विथ रेस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर, समझ लीजिए इंडिया के बाहर से कोई ड्रग्स आ रहे हैं, ड्रग्स का मेडिसिन का आपने इंडिया में टेस्टिंग किया और टेस्टिंग रिपोर्ट इंडिया के बाहर दिया, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। हमेशा याद रखिएगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। उसके बाद एक सर्कुलर था मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सर्विसेज विथ रेस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट, देयर इंजन कंपोनेंट पार्ट्स एक्सेट्रा, अगर एक पर्सन को दे रहे हो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फॉर एन एग्जांपल दुबई का एमिरेट्स एयरलाइन इंडिया में आया, अपना एयरलाइन का मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सर्विसेज कराया, उस केस में गवर्नमेंट ने बोला है सिंपल प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। फॉर एन एग्जांपल हमारा इंडिया से एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट गया, यूएस गया, रिपेयर कराया, आ गया, supply is outside India, recipient is in India, place of supply is the location of recipient which is in India, और Indian entity GST under reverse charge mechanism देगा। इसके लिए एक सर्कुलर और एडिशनल इश्यू हो गया कि सर अगर शिप्स एंड अदर वेसल का भी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सर्विसेज लिया गया है या दिया गया है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सर्विसेज एयरक्राफ्ट का हो चाहे शिप्स एंड वेसल का हो, प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 में सेक्शन नंबर 13(1) मैंने पढ़ाया लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, कोई भी इंडिया के बाहर हो तो सेक्शन नंबर 13 लगेगा। सेक्शन नंबर 13(2) मैंने आपको पढ़ाया सर जनरल रूल होता है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, अगर नो नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सेक्शन नंबर 13(3) मैंने आपको पढ़ाया कि सर अगर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज है, हमेशा याद रखिए गुड्स रिलेटेड अगर है, अगर गुड्स फिजिकली अवेलेबल कराए गए, जहां अवेलेबल कराया वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सर अगर रिमोटली दिया है तो जहां गुड्स थे जब वो रिमोटली सर्विस दिया जा रहा था वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर उसके बाद अगर टेम्परेली कुछ गुड्स इंडिया में आए हैं रिपेयर वगैरह के लिए तो जनरल रूल एप्लीकेबल होगा। अगर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस इंडिविजुअल पे दिया है तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जहां इंडिविजुअल पे सर्विस दिया वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद 13(4) आया इमूवेबल प्रॉपर्टी, नहीं 13(4) हाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर सर्विस है प्लेस ऑफ सप्लाई
प्लेस वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी है वही बनेगा, लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। फिफ्थ वन बोला कि सर अगर इवेंट रिलेटेड सर्विस है या एडमिशन टू इवेंट है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट है, तो जहां इवेंट हो रहा है वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद सिक्स बोला अगर मल्टीपल लोकेशन पे इवेंट हो रहा है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है या परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस दिया गया है और उसमें से एक लोकेशन इंडिया में है, तो सर टैक्सेबल टेरिटरी बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द होल अमाउंट। उसके बाद सेवेंथ वन आया इधर, वो बोला अगर ये थर्ड परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस एंड इवेंट रिलेटेड सर्विस अगर मल्टीपल स्टेट्स में दिया गया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई मल्टीपल स्टेट्स में बनेगा और उसके रिलेटेड रूल्स का डिस्कशन यहां किया गया है। उसके बाद एट बोल रहा है बैंकिंग सर्विसेज अगर अकाउंट होल्डर को दिया है, इंटरमीडिएट सर्विसेज अगर दिया गया है, या सर हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग यॉट अप टू 1 मंथ अगर है, तो सर हायरिंग के केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। नाइन्थ वन बोला गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में सर जहां उनको लेके जाया जा रहा है डेस्टिनेशन, बेसिकली विच इज डेस्टिनेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का केस में डेस्टिनेशन। पैसेंजर अगर 10th वन की बात करें तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की बात करता है जहां पैसेंजर कूदा, जंप्स इन, ठीक है। उसके बाद आया 11th वन, 11th किसके बारे में बात करता है सर? 11th बात करता है इंश्योरेंस वगैरह की सर्विसेज के बारे में बात करता है क्या? नहीं, सर्विसेज ऑन बोर्ड, उसके लिए फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट दिया जाएगा। ओआईडीआर सर्विस, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, सेक्शन नंबर 13 गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट इफेक्टिव यूज जहां हो रहा है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई बोल सकती है। गवर्नमेंट ने बोला विथ रेस्पेक्ट टू R&D सर्विसेज जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वगैरह के केस में होता है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। MRO सर्विस, एयरक्राफ्ट रिलेटेड ऑलरेडी नोटिफाइड था, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। एक नया नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू किया और बोला शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रिलेटेड अगर मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सर्विस दिया गया है या लिया गया है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। ये एक अमेंडमेंट है, ठीक है सर। उसके बाद एक सर्कुलर था अंतरिक्ष लिमिटेड का। अंतरिक्ष लिमिटेड क्या करता है? अंतरिक्ष लिमिटेड सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज देता है। फॉर एन एग्जांपल ये इंडिया है, यहां पे अंतरिक्ष लिमिटेड है। अंतरिक्ष लिमिटेड क्या करता है? सैटेलाइट को रॉकेट में डाल के बाहर भेज देता है। अगर इंडिया के बाहर के कस्टमर्स को दे रहा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर अगर इंडिया के अंदर वाले इंडियन कस्टमर्स को दे रहा है तो सप्लाईज इन इंडिया, रेसिपिएंट इज इन इंडिया। इस केस में सेक्शन नंबर 12 अप्लाई होगा, ठीक है। और ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, सैटेलाइट इज गुड्स और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का केस में आपको याद रखना है अगर इंडियन कस्टमर को दे रहा है तो सर लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो जहां गुड्स हैंड ओवर किए गए, जहां सैटेलाइट दिया गया। लेकिन सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज अगर डोमेस्टिक कस्टमर को दिया जाता है तो अंडर एग्जम्पशन चैप्टर सेक्शन एंट्री नंबर 19C में एग्जम्प्ट है, ठीक है सर। सर अगर सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज इंटरनेशनल कस्टमर को दिया गया, फॉर एन एग्जांपल नासा है, यहां पे नासा को अगर दिया गया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउट सप्लाईज इन इंडिया, रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई सैटेलाइट इंडिया के बाहर जा रहा है, स्पेस तो आउटसाइड इंडिया हो गया। अगर हमें फॉरेन कन्वर्टिबल करेंसी मिला और हम दोनों मियर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है तो उस केस में इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। इवन दो इंडिया में एग्जम्प्ट है लेकिन इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानते हुए जीरो रेटेड सप्लाई का बेनिफिट दिया जाएगा। ये विथ रेस्पेक्ट टू अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन एक सर्कुलर आया हुआ था। फिर लोगों ने बोला न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी तो सिमिलर सर्विस देता है, क्या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अगर सर्विसेज दे रहा है इंटरनेशनल कस्टमर को उसको एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा? गवर्नमेंट ने बोला सिंपल है, अंतरिक्ष वाला जो सर्कुलर था वो NSIL को भी एप्लीकेबल है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को भी एप्लीकेबल है। अगर सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज दिया जा रहा है अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन या NSIL के थ्रू इंटरनेशनल कस्टमर को, अगर वो सेक्शन नंबर 26 के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। सेक्शन नंबर 26 क्या बोलता है? सप्लाईज आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इज इन इंडिया, सॉरी सप्लाईज इन इंडिया, रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। अगर मेरे को फॉरेन कन्वर्टिबल करेंसी मिल रहा है और हम दोनों मियर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है तो सर इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानते हुए जीरो रेटेड सप्लाई होगा। डोमेस्टिक कस्टमर को NSIL चाहे अंतरिक्ष अगर सैटेलाइट लॉन्च सर्विस देता है तो सर एनीवेज वो एग्जेम्प्ट है अंडर GST, ठीक है सर, एग्जेम्प्ट अंडर 19C है। ये दोनों ध्यान रखिएगा। NSIL के लिए भी सेम सर्कुलर आ गया है।
यहां एमआरओ सर्विसेज रिलेटेड एक सर्कुलर आया गया है एडिशनल। ओके, कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज दो होते हैं। कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज पोर्ट पे दिए जाते हैं। कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज हमेशा याद रखिएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस नहीं है। कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज जो है उस पे सेक्शन नंबर 12(2) एंड 12(3) एप्लीकेबल होगा। जनरल रूल एप्लीकेबल होगा। कार्गो हैंडलिंग रिलेटेड सर्विस उस पे इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज कहीं दिखा एग्जाम में तो याद रखिएगा सेक्शन नंबर 12(2) अगर डोमेस्टिक कस्टमर को दिया, मतलब सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है, अगर एनीवन इज आउटसाइड इंडिया तो उस केस में हमेशा याद रखिएगा सेक्शन नंबर 13(2) जनरल रूल एप्लीकेबल होगा। उसके बाद एक और सर्कुलर है सर, सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन by a supplier in the taxable territory to a recipient in the non-taxable territory by using sample hardware kit by the recipient. For an example, एप्पल इंडिया में एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर को हायर किया। एप्पल इंडिया के बाहर है, सॉफ्टवेयर डिजाइनर को इंडिया में बोला एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर ताकि आईफोन 14 जब आएगा उसमें चल जाए। ठीक है, तो एप्पल ने क्या किया, एक आईफोन 14 इंडिया में भेज दिया और बोला सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते रहे आईफोन 14 में। मैं क्या कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर भी बना रहा हूं और मैं टेस्टिंग भी कर रहा हूं आईफोन में कि वो सॉफ्टवेयर चलेगा या नहीं चलेगा। ऑफिसर बोला जब आईफोन में आप ये सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हो, आपको गुड्स फिजिकली अवेलेबल कराए गए हैं इंडिया में, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में बनेगा। मैंने बोला कि सर मैं सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रहा हूं, सॉफ्टवेयर बना के इंडिया के बाहर भेजूंगा, टेस्टिंग जो कर रहा हूं वो एंसिलरी सर्विस है एंड हेंस जनरल रूल एप्लीकेबल होगा। और गवर्नमेंट ने भी यही क्लैरिफिकेशन दिया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजाइनिंग अलोंग विद टेस्टिंग एंसिलरी होता है। प्रिंसिपली आप क्या कर रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो और उस पर जनरल रूल एप्लीकेबल होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। यही बोला गया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिजाइनिंग फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट इलेक्ट्रॉनिकली along with testing on sample prototype is composite supply where software development is principal. Provision of section number 13(3)(a) not applicable. Place of supply is the location of service recipient under section number 13(2). मतलब location of recipient of service place of supply बनेगा, जनरल रूल एप्लीकेबल होगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां हमारा डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई में दो अमेंडमेंट थी, दोनों अमेंडमेंट के बारे में मैंने बता दिया। अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन वाला सर्कुलर एनएसआईएल को भी एप्लीकेबल है। मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सर्विस पहले एयरक्राफ्ट के लिए बोला गया था, अब शिप एंड अदर वेसल्स के लिए भी बोला गया है। अगर शिप एंड वेसल के लिए मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सर्विसेज दिया जाता है तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। यहां मेरा डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ सप्लाई क्लोज होता है। प्लीज 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 क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम के लिए ए ग्रेडेड चैप्टर है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर डालिएगा कि मजा आया या नहीं। राइट एवरीवन, आज का डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ सप्लाई मैं यही क्लोज करता हूं। बाय गाइस।